Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing well. So आज हम नेक्स्ट सेट ऑफ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बैच सेकंड ईटीटी का जो सेकंड पेपर है उसका बैच सेकंड जो है स्टार्ट हो चुका है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। या सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिनके अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है, करंट जिस चार्ज की वजह से आ रहा है वो एक ही चार्ज है। यानी कि अगर हम सेमीकंडक्टर के अंदर बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों के चलने की वजह से, दोनों के मोशन की वजह से हमारे पास जो है करंट मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला द फॉलोइंग इज कॉल्ड यूनिपोलर डिवाइस, कि एक ही चार्ज कैरियर के मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो है वोल्टेज आए, करंट आए। ठीक है, तो अ, इसका जो आंसर है वो ऑब्वियसली जेएफईटी रहेगा, या यू कैन से एफईटी, क्योंकि एफईटी के अंदर हम इस तरह से लेते हैं ना कि अगर एन चैनल बनाना है तो एन टाइप सबस्ट्रेट ले लिया, एंड उसके बाद ये जो पी है यहाँ पे इनको गेट के साथ कनेक्ट कर दिया, देन ये हमारे पास जो है ड्रेन एंड सोर्स जो भी, इसको अलग से कनेक्ट कर दिया और गेट की इंटरनल कनेक्ट करके इस तरह से कनेक्शन बनाए गए। देन उसके बाद जो चैनल रहेगा वो एन चैनल रहेगा, यानी कि एन चार्जेस की वजह से ही, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हमारे पास जो है करंट आएगा। तो ये है कुछ जेएफईटी जैसे। अगर सिमिलरली हमें पी चैनल बनाना है तो जो नीचे वाला बेस लेना है वो पी वाला ले लेना है, और जो कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं वो एन वाले बना लेने हैं, तो ये पी चैनल हो जाएगा। तो मतलब जो हमारे पास करंट आता है, जो प्रोसेस होता है, वो इसके अंदर एक यूनिपोलर सब्सटेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसको यूनिपोलर डिवाइस कहा गया है। तो अगर मैं पीएन जंक्शन के अंदर देखूं तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो है करंट आ रहा है। एनपीएन के अंदर भी इसके नाम से क्लियर हो रहा है, पी मतलब होल्स, एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी होल एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से ही करंट आ रहा है। सिमिलरली पीएनपी के अंदर भी होल एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों की मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो है आउटपुट मिल रही है। तो यहाँ फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जेएफईटी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए जेएफईटीज है, तो जेएफईटी हमेशा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, तो इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द गेट ऑफ द जेएफईटी इज, फर्स्ट ऑप्शन है रिवर्स बायस, सेकंड इज फॉरवर्ड बायस, नॉट बायस्ड, नन। तो जेएफईटी के अंदर जो गेट होता है इट इज ऑलवेज रिवर्स्ड बायस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस नहीं होता है, हमेशा रिवर्स बायस ही होता है गेट। तो या नेक्स्ट है द ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेएफईटी इज, वो कह रहे हैं कि बताओ ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। एक हमारे पास आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स थी, एक हमारे पास ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स थी। तो या अभी जेएफईटी के अंदर वो कह रहे हैं कि ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किस तरह की होती हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने जेएफईटी का टॉपिक किया हो तो उसके अंदर जो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरह से आ रही थी। ठीक है, कुछ इस तरह से थी ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स। सो या ना ही ये स्ट्रेट लाइन है ना ही ये एक्लिप्स है, तो दिस इज द पैराबोला टाइप्स। ठीक है, इनको पैराबोलिक बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डेट इज पैराबोलिक या फिर पैराबोला करेक्टरिस्टिक्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ ट्रांजिस्टर कलेक्टर इज ऑलवेज, तो ट्रांजिस्टर के अंदर कलेक्टर क्या होता है हमेशा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा रिवर्स बायस, कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बायस। तो देखो बेसिकली ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करूं तो ये है एनपीएन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एमीटर, ये हमारे पास क्या है, बेस, एंड दिस इज कलेक्टर। ठीक है, तो एमीटर और बेस को हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर रखा जाता है अगर हमें एक्टिव रीजन में काम करना है ऑब्वियसली, और जो बेस एंड कलेक्टर है उसको रिवर्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो इन ट्रांजिस्टर कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बायस, तो ये चीज ध्यान रखना। इन अ ट्रांजिस्टर द बेस इज, ट्रांजिस्टर के अंदर जो बेस है ऑप्शन ए क्या है, थिन एंड हैविली डॉप्ड, थिक एंड लाइटली डॉप्ड, थिक एंड हैविली डॉप्ड, थिन एंड लाइटली डॉप्ड। तो देखो अगेन वही एनपीएन की अगर मैं बात करूं, पी एन, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। तो बेसिकली हमारे पास जो बेस है एक तो वो थिन है, तो थिन और ए और डी में से कोई ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
है ना, थिन है। और यहाँ पे बोला गया है कि हैवीली डॉप्ड होना चाहिए, लाइटली डॉप्ड होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि लाइटली डॉप्ड होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे पास बेस है ना, एक तो वो थिन और लाइटली डॉप्ड होना चाहिए। लाइटली डॉप्ड होने का मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन कम होंगी, अगर ऑब्वियसली अगर इसके अंदर होल्स कम होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जो रिकॉम्बिनेशन है वो भी कम होएगा, और ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर्स कलेक्टर के अंदर जा पाएंगे और करंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं ना कि बेस के अंदर जो चार्ज कैरियर्स का लॉस होता है वो सिर्फ 3 to 5% तक की है। ठीक है, तो थिन एंड लाइटली डॉप्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास इन द एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर ऑप्शन फर्स्ट क्या दे रखा है, द कलेक्टर एंड बेस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड एमीटर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एमीटर इज पी टाइप। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर किस तरह का हुआ, अगेन एनपीएन, फर्स्ट वाला हमारे पास एमीटर होता है, बीच वाला हमारे पास बेस होता है एंड बाद में बस कलेक्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर वो कह रहे हैं द कलेक्टर एंड बेस इज एन टाइप, तो कलेक्टर और बेस क्या एन टाइप है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, द एमीटर एंड बेस इज एन टाइप, क्या एमीटर एंड बेस एन टाइप है, एमीटर तो एन टाइप है पर बेस तो पी टाइप हुआ ना, तो ऑप्शन बी भी इसका इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी पढ़ो फिर, द कलेक्टर एंड द एमीटर इज एन टाइप, द कलेक्टर एंड द एमीटर इज एन टाइप, तो ये ऑप्शन सही है, कलेक्टर एंड एमीटर एन टाइप है। सेमीकंडक्टर एंड बेस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो बेस पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसका फिर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और अगर इन तीनों में से कोई भी ना होता तो ऑब्वियसली नन ऑफ अबव इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होएगा अभी इस केस के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास द क्वार्क्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, मतलब क्वार्क्स जो हैं वो किन पार्टिकल से बने होते हैं, ऑल द पार्टिकल्स, ऑल लेप्टॉन्स, ऑल द स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वार्क्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, किसका वो कंसिस्ट कर रहे हैं, किस चीज को कंसिस्ट कर रहे हैं, तो दे कंसिस्ट ऑल द स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टिंग पार्टिकल। इस वजह से तो क्वार्क्स को हम आज तक ब्रेक नहीं कर पाए आगे मटेरियल्स के अंदर, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टिंग पार्टिकल से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द ऑल द स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल न्यूट्रॉन्स, जो थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उनके लिए। फर्स्ट है रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस व्हेन पासिंग थ्रू इट, सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज कर देते हैं जब उनमें से पास करते हैं। आर एसेंशियल फॉर फ्यूजन रिएक्शंस, हैज काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट टू फ्री एटम्स एट रूम टेम्परेचर, हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन दैट ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हैज काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। जो थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब ऑब्वियसली इनका टेम्परेचर से रेलिवेंट बता रहे हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्विवेलेंट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन से, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द सुपर कंडक्टिंग फेज ऑफ सॉलिड, वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन एसोसिएटेड नहीं है, इनमें से कौन सी थ्योरी ऐसी है जो कि सुपर कंडक्टिंग फेज से एसोसिएटेड नहीं है, जो जिसके अंदर सुपर कंडक्टिंग स्टेट के बारे में नहीं डिस्कशन की गई, वो इससे अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। तो स्मॉल मीन फ्री पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये डिसकंटिन्यूटी इन हीट कैपेसिटी, जोसमसन इफेक्ट और मीजनर इफेक्ट, इसके जो एग्जांपल दे रखे हैं, तो देखो जोसमसन इफेक्ट के अंदर भी वही सेम चीज थी, सुपर कंडक्टिंग स्टेट वाला सिस्टम ही था। मीजनर इफेक्ट के अंदर भी जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट को लिया गया था, एंड डिसकंटिन्यूटी इन हीट कैपेसिटी के अंदर भी बेसिकली जो है सुपर कंडक्टिंग फेज को ही डिस्कशन की गई थी। मीजनर इफेक्ट के अंदर इसी तरह से था कि बेसिकली हमारे पास जो कोई भी कंडक्टर जब सुपर कंडक्टिंग स्टेट के ऊपर पहुंच जाता है तो उनमें से कुछ जो डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है, तो मीजन इफेक्ट के अंदर भी सुपर कंडक्टिंग था, जोसेफसन इफेक्ट के अंदर भी सुपर कंडक्टिंग था, डिसकंटिन्यूटी इन हीट कैपेसिटी वाला भी सुपर कंडक्टिंग वाला ही था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज स्मॉल मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि ये वाली जो पर्टिकुलर एक टर्म दे रखी है उनका सुपर कंडक्टिंग फेज के साथ ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ प्योर सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल इज, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी लेवल है, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम कहते हैं कि जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कहते हैं हम कि जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड के क्लोज होता है। सिमिलरली अगर वो यहाँ पे बोला कि फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की गई है, ये कंडक्शन बैंड है,
ये वैलेंस बैंड है। जो फर्मी लेवल क्या है, इज इन द कंडक्शन बैंड, वेल अबव द कंडक्शन बैंड, इन द वैलेंस बैंड, नियर द सेंटर ऑफ द गैप में। तो इसका ऑप्शन है इन द सेंटर ऑफ द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। जब प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही होती है तो जो फर्मी लेवल है ना वो सेंटर के अंदर होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के सेंटर के अंदर होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इन हीलियम नियॉन लेजर द लेजर लाइट अराइजेज फ्रॉम द ट्रांजिशन। हीलियम नियॉन लेजर के अंदर क्या है कि जो लेजर लाइट है इज अराइजेज फ्रॉम अ ट्रांजिशन फ्रॉम डैश टू डैश स्टेट। तो वो कह रहे हैं कि हीलियम नियॉन जो कि 4 लेवल लेजर है ऑब्वियसली, तो जो लेजर लाइट है वो किस तरह से राइज हो रही होती है, किन लेवल्स के अंदर ट्रांजिशन से राइज हो रही होती है, हीलियम टू हीलियम, नियॉन टू नियॉन, हीलियम टू नियॉन, नियॉन टू हीलियम। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होएगा बी। क्यों बी ऑप्शन क्यों करेक्ट होएगा, देखो जो लेजिंग एक्शन मिलता है, मैंने मतलब जब हीलियम नियॉन लेजर के बारे में हमने स्टडी किया था तो उसके अंदर भी मैंने ये चीज बताई थी कि बेसिकली जो हमारे पास लेजर एक्शन मिलता है ना वो नियॉन के एटम से ही मिलता है। कि अगर हम अकेला नियॉन की ट्रांजिशंस करें ना, नियॉन के एटम की ट्रांजिशंस कराएं तो वहां से भी हमें लेजर लाइट मिलेगी मिलेगी। अगर हम हीलियम को ना भी लें फिर भी नियॉन से हमें जो है लेजर लाइट मिलेगी मिलेगी। तो बेसिकली ट्रांजिशन तो नियॉन से नियॉन ही होने, लेकिन जो हीलियम एटम है ना उसको इस वजह से लिया जाता है क्योंकि जो हीलियम के एटम्स होते हैं वो लाइटर होते हैं, तो उनको हम कम एनर्जी में ऊपर भेज सकते हैं और वो रेजोनेंट होकर नियॉन के लेवल के साथ रेजोनेंट होकर उनको एनर्जी ट्रांसफर करके उनके लेवल्स को ऊपर उठा सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हीलियम का काम एक तरह से कैटलिस्ट का है यहाँ पे। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन होती है लेजर एक्शन की वो नियॉन टू नियॉन ही होती है, नियॉन से ही हमें मिलती है जो भी लेजर एक्शन मिलती है। तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नियॉन टू नियॉन। अभी अगर आपको, आप जिस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि आपको उसको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है, तो इस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, किस तरह से बनेंगे, तो आप अपना नेम, आप किस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिटी, मेल एंड फीमेल, ये सब टाइप करके ये गिवन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दें। आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पार्ट्स का जो है पार्ट बना लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ लाइक मास्टर कैडर की जो कोचिंग्स हैं वो अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएसटी, मैथ्स, हिंदी एंड पंजाबी। तो अभी अब तक जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है वो ज़रूर जाके लें। एंड इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो गिवन नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको फ्री डेमोस चेक करने हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके टेट बजर ऐप को डाउनलोड करें एंड वहाँ जाके फ्री डेमोस चेक कर सकते हैं। या अभी नेक्स्ट है हमारे पास द एटम इज इन अ स्टेट विद ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल इज इक्वल्स टू। एक एटम है जो कि एल इज इक्वल टू 2 वाली क्वांटम स्टेट पे है। द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल की वैल्यू पूछ रही है। तो एम एल माइनस एल टू प्लस एल, इसकी वैल्यू इस तरह से होती है। तो देखो -2, -1, 0, 1 एंड 2, तो ये कितनी स्टेट हो गई हैं, 5 स्टेट्स हो गई हैं। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5 स्टेट्स। ठीक है, तो एम एल की वैल्यू जो ये हमने खैर हाइड्रोजन एटम वाले के अंदर पढ़ा था तो उससे ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हुज एटॉमिक मास इज 24। वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जिसका एटॉमिक मास कितना है 24, एटॉमिक मास उसका 24 है, तो बताओ कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको थोड़ा लाइक एटॉमिक नंबर्स का भी थोड़ा पता होना चाहिए। देखो अभी मास नंबर यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे सोडियम लिखती हूँ, ठीक है, उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसका मास नंबर 23 होता है। ठीक है, तो अगर इसका आइसोटॉप लिया जाए तो आइसोटॉप ये रहा। ठीक है, तो इसके पास क्या है कि एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 24 है। एंड देखो अगर एटॉमिक नंबर 11 है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 11 हो गया एंड प्रोटॉन्स का नंबर भी 11 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 11 यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 11 यहाँ पे भी है, प्रोटॉन्स का नंबर यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स 11 11 यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हम न्यूट्रॉन्स भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो बाद वाले दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट ही है क्योंकि उनमें तीनों चीजें नहीं बता रखी हैं, ऊपर वाले दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 13 प्रोटॉन आ गया, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, तो इसका ऑप्शन वैसे भी ए ही करेक्ट है। लेकिन आप इसके अंदर न्यूट्रॉन नंबर्स भी निकाल सकते हो 24 - 11 करके। ठीक है, यानी कि मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ से हमारे पास 13 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इस तरह से भी करेक्ट है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11 एंड जो न्यूट्रॉन्स है वो भी 13। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास द बेरियन नंबर ऑफ क्वार्क। क्वार्क्स का जो बेरियन नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/3। ठीक है, क्वार्क्स का जो बेरियन नंबर होता है वो है 1/3, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वार्क्स कम इन द 3 कलर्स विच आर, जो क्वार्क्स हैं उनके 3 कलर्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो जो क्वार्क्स होते हैं ना एक्चुअल में वो कलरलेस मतलब जो चीजें क्वार्क से बनी होती है ना एक्चुअल में वो कलरलेस होती हैं, जैसे जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये क्वार्क से बने, बट इनका ऐसा तो कोई कलर नहीं है ना, लेकिन फिर भी क्वार्क्स तो कलर्ड इन नेचर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो क्वार्क से चीजें बनी हुई हैं दे आर तो कलरलेस बट क्वार्क्स आर कलर्ड इन नेचर। तो देखो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बेसिकली हमारे पास जो क्वार्क्स होते हैं ना वो प्राइमरी कलर्स के होते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन है ना उसके अंदर कुछ इस तरह के क्वार्क्स का मिक्सचर होएगा कि वो प्राइमरी कलर्स बनाए, और प्राइमरी कलर्स को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो वो व्हाइट लाइट देते हैं, व्हाइट कलर देते हैं। ठीक है, तो वो इनविजिबल मतलब व्हाइट कलर देते होते हैं जो जब प्राइमरी कलर मिक्स करें। तो बेसिकली क्वार्क कुछ इस तरह से बने हैं कि वो या तो एक क्वार्क होएगा या फिर एक एंटी क्वार्क होएगा। तो क्वार्क कलर और एंटी कलर मिक्सअप करके व्हाइट कलर बनाते हैं, और प्राइमरी कलर्स तीन जो प्राइमरी कलर्स मिक्सअप होके व्हाइट कलर बनाते हैं। तो या तो क्वार्क और एंटी क्वार्क का मिक्सचर है या फिर 3 कलर्स है, तो यहाँ पे 3 कलर्स ही बताया हुआ है। तो जो क्वार्क है ना वो 3 कलर से बने होते हैं, और वो 3 कलर होते हैं प्राइमरी कलर्स, ताकि हमारे पास जो उनसे बनने वाली चीजें हैं यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इसके अलावा भी कोई भी पार्टिकल्स हैं उनसे बनने वाले हैं वो कलरलेस हुए। ठीक है, तो इनमें से देख लो कौन से प्राइमरी कलर को रिप्रेजेंट कर रही है चीज। रेड ब्लू एंड ग्रीन, रेड येलो एंड ऑरेंज, ऑरेंज तो नहीं, रेड वॉयलेट भी नहीं, ब्लू ग्रीन येलो, अब इसमें रेड नहीं है। ठीक है, तो रेड ब्लू ग्रीन जो है बेसिकली हमारे पास क्वार्क्स के 3 कलर हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन प्राइमरी कलर्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ए मिजोन इज अ बाउंडेड स्टेट ऑफ, जो मिजोन है वो किसकी बाउंडेड स्टेट है, मिजोन किससे बना है। तो देखो जो हेड्रोन है वो 3 क्वार्क से बने होते थे, तो जो मिजोन है वो हम बेसिकली क्वार्क और एंटी क्वार्क का मिक्सचर है। ठीक है, क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट। माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट किस वजह से किया गया था कि एक फ्रेम ईथर फ्रेम को लाइक एक स्पेसिफिकली फ्रेम को फाइंड आउट करने के लिए किया गया था कि हमारे लाइक एक फ्रेम एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, सो तो उसने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, वो एक्सपेरिमेंट इस वजह से ही किया गया था कि इथर फ्रेम को पता करा सके, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया था वो नील आया था, मतलब नहीं पता चल पाया था कि उसने ये बताया था कि कोई एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं है, सारे फ्रेम जो है वो रिलेटिव है, कोई स्पेसिफिकली इथर फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज करेक्ट बट बोथ लो एट हाई वेलोसिटीज, देयर इज एन एब्सोल्यूट इथर ऑफ फ्रेम, there is no absolute frame but all frames are relative, velocity of light is relative in all the cases। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है कि there is no absolute frame but all the frames are relative। नेक्स्ट हमारे पास वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट बताओ। स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटिव, टाइम इज रिलेटिव, मास इज रिलेटिव, तो स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एब्सोल्यूट होती है, तो ये वन ऑफ द पोस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अभी नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविटी द लेंथ ऑफ रॉड इन मोशन। रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जब कोई भी चीज मोशन के अंदर होती है, अभी लेंथ ऑफ रोड की बात की जा रही है कि अगर लेंथ ऑफ रोड को मोशन के अंदर दें तो हमारे पास क्या चीज इसमें से ट्रू है, इज सेम एज अ रेस्ट लेंथ, सेम नहीं होती। अगर कोई भी चीज को हम तेजी से भागते हुए देखते हो वो चीज जो है छोटी दिखाई देती है इन कंपैरिजन विद ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो सेम नहीं होती, मोर भी नहीं होती, बल्कि लेस होती है, इट इज लेस देन इट्स रेस्ट लेंथ। उसकी जो लेंथ होती है जब वो बॉडी मोशन के अंदर होती है, रिलेटिविटी स्पीड के अंदर होती है, तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ रोड होती है वो लेस दिखाई देती है इन कंपैरिजन विद वो अगर रेस्ट पे हुए, उसकी जो लेंथ है वो कम दिखाई देती है, मे बी मोर और लेस एंड इक्वल टू, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ अ रॉड विल बी मिनिमम इन द फ्रेम। जो लेंथ ऑफ रॉड है वो मिनिमम कब होएगी, मिनिमम इन द फ्रेम एट रेस्ट, मूविंग विद द वेलोसिटी c, मूविंग द वेलोसिटी c/2, मूविंग विद द वेलोसिटी c/4। अभी हमने किया कि जितनी स्पीड में वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होएगा उतना वो छोटा दिखाई देगा। ठीक है, जितनी स्पीड में वो पर्टिकुलर रोड होगी उतनी वो छोटी दिखाई देगी। तो जो वेलोसिटी c है, जितनी स्पीड ऑफ लाइट, वो सबसे ज्यादा तेज है ना, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा तेज है, तो वेलोसिटी ऑफ c यानी कि c/2 भी कम होगी, c/4 भी कम होगी, और एट रेस्ट पे तो वैसे ही
उसने एज इट इज ही रहना है। तो लेंथ ऑफ द रॉड भी मिनिमम कब दिखाई देगी, जब वो पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रॉड मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है ना, तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ स्पेस बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l, एक वेव फंक्शन दे रखा है, पर्टिकुलर डायमेंशन दे रखी है बॉडी की, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l, इस केस के इसके अंदर ये जो है वेव फंक्शन लिया गया है, xi x की वैल्यू दिस ये दे रखी है, वेयर a इज अ कांस्टेंट फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ s of x will the probability of finding the particle will be maximum। वो कह रहे हैं कि मतलब probability of finding the particle जो है maximum किस जगह पे होगी, किस वैल्यू ऑफ x पे होगी, किस वैल्यू ऑफ x पे जो है probability maximum होगी finding the particle की। तो देखो probability of finding the particle क्या होता है, फंक्शन एंड उसका कॉन्जुगेट, उसी को probability of finding बोलते हैं। तो बस इनको लगा के देख लो कि probability is directly proportional to, just a minute, या प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शन एंड उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास देखो कॉन्जुगेट का मतलब होता है आइटा का माइनस आइटा के अंदर चेंज हो जाना, तो यहाँ पे सच कोई आइटा नहीं है ना, तो जो फंक्शन है वो 2πx डिवाइड बाई एल रहेगा, दिस इज एल, एंड कॉन्जुगेट इसका कोई आइटा टर्म है ही नहीं, तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बस अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2πx डिवाइड बाय एल, तो मतलब बेसिकली हमारे पास फंक्शन तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स की वैल्यू, कि कौन सी एक्स की वैल्यू पे ये जो हमारे पास पर्टिकुलर चीज है वो मैक्सिमम हो जाएगी, बी प्रोबेबिलिटी फाइंड द पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखो ये जो वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है हमें, ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये हमें प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, है ना, ऑब्वियस। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू इसको कहते हैं कि साइन स्क्वायर 2πxl की जब वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तब ये पर्टिकुलर फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है, साइन एन पाई बाय 2 ऊपर, या साइन स्क्वायर एन पाई बाय 2 के ऊपर। ठीक है, एन पाई बाय 2 के ऊपर हो जाएगी, तो यहाँ अभी साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद 2πx डिवाइड बाय एल इज इक्वल्स टू एन पाई बाय 2, क्योंकि देखो साइन जैसे कॉस की मैक्सिमम वैल्यू एन पाई पे होती है, सिमिलरली साइन की मैक्सिमम वैल्यू एन पाई बाय 2 के ऊपर होती है, तो एन पाई एक्स बाय, अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ पाई से पाई कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर चला जाएगा, एन एल डिवाइड बाय 4। ठीक है, फिर n जो है अगर हम उसको 1 ले लें, n इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास, क्योंकि देखो यहाँ पे ना n के टर्म्स में नहीं है, तो यानी कि n को 1 लिया गया है, तो x इज इक्वल्स टू l बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज l बाय 4। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है हमारे पास, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा फॉर एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन के लिए वो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो वो सॉरी एनर्जी दे रखी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना लाइक स्टेटमेंट थोड़ी सी इनकरेक्ट है, मैं बता दूं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा हमें फाइंड आउट करनी है फॉर एन इलेक्ट्रॉन हुज एनर्जी इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, मतलब कुछ इस तरह से है। तो हमें बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है जिसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमारे पास 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा डी ब्रॉगली का, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दे रखी है, मोमेंटम और वेलोसिटी तो दे नहीं रखा, मास और वेलोसिटी तो दे नहीं रखा, ना ही मोमेंटम दे रखा, तो इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे एनर्जी फॉर्मूला लग जाएगा। तो एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 2me, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है, एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे, एनर्जी की वैल्यू भी पता है, खैर मतलब 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पर इसको हमें ऑब्वियसली वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको हम 150 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद 6.63 इंटू 10⁻14 समथिंग या 34, है ना, इस तरह से, रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻13, थोड़ा सा मतलब इसके अंदर देख लेना आप लोग, तो एंड वो 150 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इस सबको सॉल्व करो, हमारे पास जो लैम्डा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻8 मीटर्स। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 10⁻8 मीटर्स।
नेक्स्ट हमारे पास इन सोमरफील्ड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे ना क्वांटम थ्योरी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी क्वांटम थ्योरी और सोमरफील्ड थ्योरी जो था इस तरह से इक्विवेलेंट था। तो उसके अंदर क्या लिया गया था, द पोटेंशियल इज टेकन कांस्टेंट इनसाइड द मेटल, द पोटेंशियल इज टेकन वेरिएबल इनसाइड द मेटल, द पोटेंशियल इज टेकन इनफाइनाइट इनसाइड द मेटल, द पोटेंशियल इज टेकन पीरियोडिक इनसाइड द मेटल। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट है, द पोटेंशियल इज टेकन कांस्टेंट इनसाइड द मेटल। अंदर v इक्वल टू 0 था, बाहर v इक्वल टू इन्फिनिटी था सोमरफेल्ड थ्योरी के अंदर, अंदर v इक्वल टू 0 यानी कांस्टेंट था, ठीक है, और v इक्वल टू इन्फिनिटी बाहर था। तो कुछ इस तरह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पैरिटी डज नॉट कंजर्व इन, जो पैरिटी है वो किन रिएक्शंस के अंदर कंजर्व्ड नहीं रहती है, वीक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो इन तीनों के अंदर जो है कंजर्व्ड रहती है, वीक इंटरेक्शन के अंदर जो पैरिटी है वो कंजर्व्ड नहीं रहती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल के अंदर जो है पैरिटी कंजर्व्ड रहती है, बल्कि वीक इंटरेक्शन के अंदर जो पैरिटी है वो कंजर्व्ड नहीं रहती है। सिमिलरली स्ट्रेंजनेस नंबर और हाइपर चार्ज वो भी वीक इंटरेक्शन के अंदर कंजर्व्ड नहीं रहते हैं, ठीक है। या अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज के ऊपर भी लाइक हमें फॉलो कर सकते हैं, इन ऑर्डर कि अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। या थैंक यू सो मच।